अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ आखिरी इल्तिजा पार्ट 2। ज़ुहा अब घर वापस जाने के लिए बेताब थी। वो अब दिन गिन रही थी। वक्त था जो गुजरता ही नहीं था। लम्हे थे जो रुक से गए थे। वो कभी अपने घर वालों से इतना दूर नहीं रही थी। अगर यहाँ वो उनसे मिलने के लिए मुस्तरब थी तो वहाँ ज़ुहा के घर वाले भी उदास से हो गए थे। रोज़ फ़ोन कॉल्स स्काइप पर बात करने के बावजूद भी वो हर वक्त ज़ुहा के लिए परेशान रहते। आखिर वो उनकी इकलौती बेटी थी और वो भी लाडली। सोचा था कि 10 सालों में दिलों में जो फासले पैदा हो गए हैं उन्हें मोहब्बतों, उल्फतों और खिदमत करके मिटा देगी। मगर यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया था और अब कभी भी वो मोहब्बत वापस नहीं आ सकती थी जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि दिलों में मौजूद मोहब्बत की जगह अमीरी, शोहरत, खुदगर्जी और अनापरस्ती ने ले ली थी। यही वजह थी कि वो अपनों में ही अपना आप गैर महसूस कर रही थी। मैम, आपको साहब लॉन में बुला रहे हैं। ज़ुहा अपनी सोच के तूफ़ान में गर्क थी जब मुलाजिम दस्तक देकर कमरे में अकबर इश्तियाक का पैगाम पहुंचाने आया। ज़ुहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके साथ ही उठकर चल दी। आज अकबर इश्तियाक अपने मामूल से हटकर हाफ डे करके ही घर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। ज़ुहा सलाम करते ही उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहा, कैसे दिन गुजर रहे हैं? ताया जान ने चाय का घूंट लेते हुए उससे सवाल किया। अच्छा गुजर रहा है, आप जल्दी आ गए आज। वो वाकई हैरान हुई थी उन्हें इस टाइम पर घर देखकर, क्योंकि वो रात को देर से घर लौटते थे। हाँ, आज काम जल्दी निपट गया तो सोचा तुम लोगों को कहीं बाहर ले जाऊं। तो मैंने ये फैसला किया है कि हम जुमेरा बीच जाएंगे और इसके बाद तुम्हें यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर पहले जिस तूफ़ान में ज़ुहा को उथल पुथल कर दिया था, उसमें उसे अब वापस ज़िंदगी की किरण नज़र आ रही थी। वो इस ज़िंदगी को अब जीना चाह रही थी। मैं बस अभी आई। खुशी की इंतहा नहीं थी। अब तक वो ताया के साथ कहीं घूमने नहीं गई थी और ना ही ताया ने उसे इस तरह अपना वक्त दिया था। मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकालना मुश्किल काम होता है, मगर उसके ताया ने आज अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल ही लिया था। वो जब तैयार होकर आई तो उसका गाड़ी में ही इंतज़ार किया जा रहा था। ताया की गाड़ी के शीशे ब्लैक कोन थे, जिससे अंदर बैठे लोगों को बाहर खड़े लोग नहीं देख सकते थे। ज़ुहा पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने जब अपने बराबर में इस बेमुरव्वत शख्स को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरान भी हुई थी और परेशान भी। आज तो हैरान होने का ही दिन था। सब आ गए, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। अकबर इश्तियाक ने पहले तस्दीक की, फिर हिदायत दी। अब उनकी गाड़ी दुबई की सड़क पर रवा दवा थी। हुज़ैफ़ा के ज़ख़म अब काफ़ी हद तक भर चुके थे। गर्दन से बेल्ट भी हट गया था, मगर उसकी गर्दन गाड़ी की विंडो से नहीं हट रही थी। वो यकसों होकर बाहर के नज़ारे देख रहा था, क्योंकि अंदर बैठे हुए लोगों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दुबई का मौसम आज इंतहाई खुशगवार था और ज़ुहा के दिल को भी आज अजीब सा इत्मीनान था। जुमेरा बीच से कुछ फासले पर ही वो लोग उतर गए थे। वो छोटी बच्ची जोनी भी आगे आगे थी। मालूम होता था कि ये इसकी पसंदीदा जगहों में से एक है। उसने एक हाथ में बॉल और दूसरे हाथ में छोटी सी बकेट पकड़ रखी थी। ज़ुहा के हाथ में फूड बास्केट थी। वो लोग एक जगह पर सामान रखकर पानी की आती जाती लहरों की तरफ गए थे। हुज़ैफ़ा के इसरार के बावजूद भी जोनी की ज़िद के आगे उसे हथियार डालने पड़े। वो लोग अब तेज़ आती जाती लहरों के बीच बॉल एक दूसरे को पास कर रहे थे। ज़ुहा हमेशा की तरह बॉल मिस कर रही थी, मगर जोनी, हुज़ैफ़ा और ताया जान बहुत अच्छी तरह खेल रहे थे। इसी दौरान ज़ुहा के दिल का वही दर्द दोबारा उठा था, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया और पानी से बाहर आकर सामान के पास जाकर बैठ गई। वो लोग इसी तरह खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग भी बाहर आ गए। जोनी अपने सबसे पसंदीदा काम में मशगूल हो गई थी, मिट्टी से घर बनाना। ज़ुहा को भी बहुत पसंद था, तो वो भी जोनी के साथ जाकर बैठकर उसे देखने लगी। उसे मिनट लगे थे मिट्टी से घर बनाने में, मगर एक लहर आई और सेकंड में उसे अपने साथ बहा कर ले गई। ये घर चाहे मिट्टी के हों या मोहब्बत के, इतने नाजुक क्यों होते हैं? ज़ुहा के जहन में एक बार फिर सवाल उठा, मगर इसका जवाब भी उसके पास फिल वक्त नहीं था।
वो अब दुबई के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। हुज़ैफ़ा के कुछ दोस्त इत्तेफ़ाकन इसी रेस्टोरेंट में डिनर करने आ गए। वो एक्सक्यूज़ करके उनके साथ ही चला गया। ज़ुहा, तायाजान और जोनी जब डिनर करके फ़ारिग हुए तो हुज़ैफ़ा को अपने साथ बुलाना चाहा, मगर उससे अपने दोस्तों के साथ रहने को तरजीह दी और वो लोग फिर घर आ गए। आज का दिन ज़ुहा के लिए अच्छा भी था और बुरा भी। पूरे सफ़र में हुज़ैफ़ा ने उससे इतनी सी भी बात नहीं की थी। उसका यही रवैया ज़ुहा के दिल को छलनी कर रहा था। काश कि वो शख्स भी उसका हाल दिल जान लेता। वो इस वक्त मेल्डन की अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह की सरप्राइज़ पार्टी में मौजूद था। वो एक आलीशान महल में बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। उसके दोस्त भी वहीं उसे कंपनी दे रहे थे। मेल्डन ने सियाह रंग की चमकीली मैक्सी पहन रखी थी। खूबसूरत सी ज्वेलरी और पार्टी मेकअप में बहुत हसीन और दिलकश लग रही थी। हुज़ैफ़ा उसके इन दोस्तों में से था जिन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। हुज़ैफ़ा, तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। मेल्डन ने उसके पास आते ही उसे खुशामदीद किया था। वो इस बार तीसरी सिगरेट सुलगा रहा था। शुक्रिया स्वीटी, तुम भी लेडी डायना से कम नहीं लग रही, हुज़ैफ़ा ने मेल्डन को छेड़ने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो झेप सी गई। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेल्डन हुज़ैफ़ा के मुंह से यही सुनना चाह रही थी। अब झूठ या सच उसे उसकी परवाह नहीं थी। आओ तुम्हें अपने अम्मी अब्बू से मिलवाती हूँ। ये उसने रिवायती बात कही थी, मगर पसंद जाहिर करने का कोई और तरीका भी नहीं था। फिलवक्त हुज़ैफ़ा का मूड नहीं था, पर वो कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने पास रखे एशट्रे में सिगरेट बुझाया और उसके साथ चल दिया। मेल्डन के वालदीन ने हुज़ैफ़ा के लिए कुछ ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। उसका अंदाज़ा मेल्डन को अच्छी तरह और हुज़ैफ़ा को कुछ हो गया था। मेल्डन के वालदीन हद से ज़्यादा अमीर और आला तबके के आला लोगों में शुमार होते थे। मेल्डन के लिए हुज़ैफ़ा का नंबर उनकी फहरिस्त में 10वें नंबर पर भी नहीं था। हुज़ैफ़ा के दिल में भी मेल्डन के लिए कुछ ख़ास जज्बात नहीं थे। अगर वो उससे मुतासिर था तो वजह उसकी दौलत और शोहरत ही थी। इस पार्टी में शहर के तमाम रईस और अमराज तशरीफ़ लाए हुए थे। ये हुज़ैफ़ा की बदकिस्मती ही थी कि इस पार्टी में माइकल भी आया हुआ था। इसके आने की खबर इसे तब हुई थी जब लड़के और लड़कियों का एक टोला, जिसमें लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा दिखाई देती थी, इसकी ब्लैक मर्सिडीज़ की तरफ लपके थे। जब माइकल की गाड़ी एन रेड कारपेट से थोड़ा पहले ड्राइवे पर आई थी, उसकी आमद मेल्डन के वालिदैन के लिए किसी एहसास से कम न था। इसके बरअक्स मेल्डन अभी भी हुज़ैफ़ा के साथ खड़ी थी। अरे मेल्डन, तुम यहाँ खड़ी हो, माइकल आया है। आंटी तो तुम्हें कब से ढूंढ रही है। रदिस, जो कि उससे 1 साल छोटी थी और उसके दोस्तों में शुमार होती थी, उसने आकर उसे खबर दी। मुझे नहीं जाना वहाँ। मेल्डन ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। चली जाओ, माइकल से मिलाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। हुज़ैफ़ा ने उसे समझा बुझाकर वहाँ से रवाना किया। वो हुज़ैफ़ा की बात कभी नहीं टाल सकती थी। वो भी उस बात से बखूबी वाकिफ़ था। आज तक हुज़ैफ़ा अपने आप को बहुत ऊंची चीज़ समझता था, मगर कुछ देर पहले मेल्डन के वालिदैन की आंखों में जो उसके लिए कराहियत और अभी जो माइकल के लिए मोहब्बत देखी थी, उसने उसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था। माइकल के साथ हुज़ैफ़ा के कुछ ख़ास ताल्लुकात नहीं थे, ना ही उसे किसी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के किसी इंसान से ताल्लुकात बढ़ाने का कोई शौक़ था। वो अब वाइन बार के पास बैठा सब मनाजिर देख रहा था। आज उसे पहली बार अपना आप यहाँ फजूल लगा था। हेलो हुज़ैफ़ा, यह आवाज़ समातों में गूंजी थी जब वो ड्रिंक का सिप ले रहा था। यह आवाज़ उसके लिए अनजान नहीं थी। उसने पलट कर देखा तो माइकल था। वो तो वहाँ सबसे अलग बैठा था, तो वो वहाँ कैसे आ गया। हाय, वो हाथ मिलाने के लिए खड़ा हुआ। आज तो काफ़ी अरसे के बाद लोग नज़र आए हैं, माइकल ने वेटर को ड्रिंक का इशारा करते हुए उस तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा। हुज़ैफ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उससे बात करने के मूड में ही नहीं था। उसी लम्हे मेल्डन भी आ गई। हुज़ैफ़ा, लेट्स डांस। उसने माइकल को नज़रअंदाज करते हुए हुज़ैफ़ा को डांस की दावत दी। यार मेल्डन, मेरा दिल नहीं है, उसने माज़रत ख्वाहाना अंदाज में मेल्डन से कहा। चलो ना यार, मुझे तुम्हारे साथ ही डांस करना है। मेल्डन भी ज़िद पर अड़ी थी। पास बैठा माइकल, जो अब ड्रिंक का दूसरा गिलास पी रहा था, दोनों को बगौर देख रहा था। हुज़ैफ़ा अब मान गया था और वो दोनों हाथ में हाथ लिए डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए।
लाइट्स का रुख भी डांस फ्लोर की तरफ ही था, बाकी हर सू अंधेरा था। वो दोनों अभी तक फ्लोर पर पहुंचे भी नहीं थे कि एक जानी पहचानी आवाज़ माइक पर गूंजने लगी, और वो आवाज़ किसी की नहीं बल्कि माइकल की थी। दोस्तों, आज की महफिल ख़ास महफिल है। इस शाम को और भी रंगीन बनाने के लिए हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर एहतमाम किया है, और वो ये कि मैं और हुज़ैफ़ा मेल्टन के साथ डांस का मुकाबला करेंगे, और जो जीतेगा वो हारने वाले से जो चाहे करवा सकता है। अपनी तालियों को गूंज में हुज़ैफ़ा और मेल्टन की खुशामदीद कहिए। ये सुनने के बाद हुज़ैफ़ा के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल रही थी। उसे बाकायदा ठंडे पसीने आने लगे थे। वो आज ख़ास तौर पर माइकल से दूर रहना चाहता था, मगर वो था जो दखलंदाजी किए जा रहा था। दूसरी तरफ मेल्टन माइकल के साथ डांस नहीं करना चाहती थी। तालियों की गूंज अब रुक गई थी। फास्ट ट्रैक चला दिया गया था। हुज़ैफ़ा जानता था कि वो ये डांस जीत कर भी हार जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अवाम तो माइकल के हक़ में फ़ैसला सुनाने वाली थी। उसने बहुत बेदिली से डांस किया था। उसके फ़ौरन बाद माइकल ने राज संभाल लिया, और वो बेहद फास्ट डांसर था। शराब के धुंध नशे में इसकी रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये जीत माइकल के नाम। डांस ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वहाँ लोगों का शोर नारेबाजी में तब्दील हो गया था। माइकल की जीत यकीनी थी। हुज़ैफ़ा खूब वाकिफ़ था, और वो अब इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने मेल्टन के साथ डांस करने के लिए हामी भरी थी। वहाँ बैठे बैठे उसने कितने गिलास पी लिए थे। उसने माइकल को अपने पास आते देखा। तुम हार गए हुज़ैफ़ा। उसकी मुस्कुराहट हुज़ैफ़ा को चिढ़ा रही थी। वो खामोश रहा। मैंने तुमसे कोई मुकाबला किया भी नहीं था मिस्टर माइकल, हुज़ैफ़ा ने गुस्से से देखते हुए कहा। ये मुकाबला नहीं था, मगर मैंने तो बता दिया था। मैंने बता दिया। अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। कल शाम 5 बजे पीकॉक एले कैफेटेरिया पहुँच जाना। वो उससे गले मिलते हुए उसके कान में बोल रहा था। फिर वो चला गया और हुज़ैफ़ा वहीं बैठा रह गया। वो 3 बजे के करीब घर पहुँचा था। एक हाथ में कोट लिए वो लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी से उतरा। मुलाजिम ने उसे इस हाल में देखा तो सहारा देने की कोशिश की। उसने हाथ के इशारे से उसे बढ़ने से परे रहने के लिए कह दिया। बेबस था मगर माजूर नहीं था। नशे में था मगर हवास बहाल थे। घर में धीमी धीमी रोशनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए कमरे तक पहुंचा। जब वो बेदार हुआ तो दोपहर के 3 बज रहे थे। उसका सर अभी भी चकरा रहा था। उसने अपनी उंगलियों से कनपट्टी को दबाया। वो सोचने लगा कि कल वो कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ था, मगर कुछ याद नहीं आया। वो उठकर वॉशरूम चला गया। जब फ्रेश होकर निकला तो मोबाइल में 12 मिस कॉल्स और 15 मैसेजेस थे। कॉल्स तकरीबन मेल्टन की थी, मगर एसएमएस किसी अननोन नंबर से किए गए थे, जिस पर सिर्फ 5 PM लिखा हुआ था। वो बुरी तरह चौंका था। उसके जहन में झमाका हुआ और पिछली रात की कहानी फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने घूमने लगी। ओह माय गॉड! वो सर पकड़कर बैठ गया। माइकल ने मुझे 5 बजे पीकॉक कैफेटेरिया बुलाया है। उसने फ़ौरन दीवार पर लगी घड़ी को देखा जो 4 बजा रही थी। उसके पास 1 घंटा था। पता नहीं बैठे बिठाए ये माइकल नामी बला कहाँ से मेरे सर पड़ गई। उसको इस लम्हा शदीद गुस्सा आया था। बहरहाल माइकल से ना मिलना तो मौत को दावत देना था। उसे मिलने तो जाना ही था। वो नीचे लाउंज में आया तो मामूल से हटकर रश था। सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। उसने बगैर कोई ध्यान दिए गाड़ी की चाबी ली और ड्राइवे पर आ गया, जहां ड्राइवर उसका पहले से ही मुंतज़िर था। मैं खुद ड्राइव करूंगा। उसने ड्राइवर को अपना हुक्म सुनाया और अगले ही लम्हे ड्राइवर बगैर कोई सवाल किए ड्राइवर सीट से हट गया। वो पिछले 2 घंटों से कैफेटेरिया में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर उसकी तशरीफ़ आवरी अब तक नहीं हुई थी। 1 घंटे के मज़ीद इंतज़ार के बाद माइकल नामी बला उसके सामने बैठ गई। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे, माइकल ने बैठते ही तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ कहा। वो खामोश रहा। तो मिस्टर हुज़ैफ़ा, कल की हार के बाद कैसा लगा? माइकल ने जैसे उसके ज़ख्म पर नमक छिड़का हो। सीधी बात पर आओ, मेरा और तुम्हारा कौन सा खेल था जो तुम हार और जीत की बात कर रहे हो? तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? हुज़ैफ़ा के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया था। बस एक चीज़। माइकल पहले ही तो मुस्कुराया, फिर उसने बात को ज़रा उलझाया। कौन सी चीज़? वो वाकई उलझ गया था।
जब वो घर पहुंचा तो बहुत अंधेरा था। उसने रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो 11:58 हुए थे। उसका मूड बहुत ही ख़राब था, इसी वजह से उसने दोस्तों के साथ प्लान कैंसिल कर दिए थे। फिर ये अंधेरा और खामोशी, उसका दिल डूबने लगा था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तमाम लाइट्स खोल दी गई। जहाँ वो खड़ा था वहीं से उसके ऊपर रंगीन सितारों की बारिश हुई। एक तरफ से घर के तमाम लोग उसे आते हुए दिखाई दिए। पूरा घर गुब्बारों और रंगीन बत्तियों से सजा हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू। तमाम लोग तालियां बजाते हुए उसको जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे थे। जुहा के हाथ में चॉकलेट ब्राउन केक था जिस पर रंगीन मोमबत्तियां जल रही थीं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अकबर इश्तियाक ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी। उसका मूड ख़राब था, अब बहुत ही खुशगवार हो गया था। उसकी ये तवक्का नहीं थी कि उसको इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है। केक कैसा है? हुज़ैफ़ा केक खा रहा था जब अकबर इश्तियाक ने आकर उससे पूछा। बहुत अच्छा है। किस बेकरी का है? उसको केक वाकई बहुत अच्छा लगा था। ये केक जुहा ने खुद बनाया है। वो केक खाते खाते रुक गया। जुहा ने? उसने अपने आप से पूछा था, मगर आवाज़ उसके अब्बाजान तक पहुंच गई थी। जी हाँ, जुहा ने। उसकी नज़रें अब जुहा को ढूंढने लगी थी। उसकी नज़रों ने जुहा को ढूंढ लिया था। वो इस वक्त जोनी को अपने हाथों से केक खिला रही थी। जुहा को लगा कोई इसको बड़ी देर से देख रहा है। उसने जब गर्दन मोड़ कर देखा तो वो कोई नहीं बल्कि हुज़ैफ़ा था। जुहा के देखने पर हुज़ैफ़ा ने फ़ौरन अपनी नज़रें हटा ली। वो इस वक्त लॉन में बैठी थी। हाथ में कॉफ़ी का कप था जिससे धुआं उठ रहा था। हाय! गहरी खामोशी में उसकी आवाज़ ने जुहा को चौंका दिया था, मगर इससे ज़्यादा हैरत इस शख्स को देखकर हो रही थी। हेलो, जुहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आज पहली बार वो शख्स हाय बोलने के बाद उसका जवाब सुनने के लिए रुका हुआ था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हुज़ैफ़ा ने उससे इजाज़त मांगी। क्यों नहीं? जुहा ने बगैर किसी तासुर के जवाब दिया। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। फिर हुज़ैफ़ा ने बात करने का फ़ैसला किया। मैं जानता हूँ मेरा रवैया अब तक तुम्हारे साथ ठीक नहीं रहा, और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें अब तक समझ ही नहीं सका, और अब जब तुम्हारी भलाई और अच्छाई समझ में आने लगी है तो तुम जा रही हो। उसके चेहरे पर छाई उदासी को जुहा देख सकती थी। साथ ही साथ हुज़ैफ़ा का ये रवैया जुहा के लिए नया था। उसे हैरत भी हो रही थी कि अब तक जिस सर पर गुरूर का ताज सजा था, आज वो सर आजिज़ी में झुक कैसे गया था? आखिर आज ऐसा क्या हुआ था? वो जवाब में खामोश रही थी। दूसरी जानिब भी खामोशी थी। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ। जुहा ने तवील खामोशी को तोड़ा था। जवाब में उसने सिर्फ गर्दन हिला दी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। हुज़ैफ़ा के जहन में झमाका हुआ। अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। सिर्फ 1 हफ्ता। माइकल की बातों ने हुज़ैफ़ा के जहन को घेर लिया। हुज़ैफ़ा, अब तेरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही है, अपनी खैर तू मना। उसके दिल से अब यही सदाएं आ रही थी। कॉफ़ी? जुहा अब कॉफ़ी लेकर उसके सामने आ गई थी। थैंक्स। हुज़ैफ़ा ने मुस्कुराकर उससे कॉफ़ी का कप ले लिया। तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया? हुज़ैफ़ा ने बगैर उसको देखे सवाल किया। माफ़ किस चीज़ के लिए? जुहा ने उससे सवाल किया। जो अब तक बदसलूकी मैंने तुम्हारे साथ की उसके लिए। वो अभी भी उसे देख नहीं पा रहा था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, जुहा ने जवाब दिया। जुहा कुछ मज़ीद नहीं बोल पा रही थी। प्लीज़ तुम अभी पाकिस्तान वापस मत जाओ। मैं तुम्हें अपना वक्त देना चाहता हूँ, तुम्हें दुबई घुमाना चाहता हूँ, और ये वादा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा अब की बार। वो उससे इल्तिजा कर रहा था, शर्मिंदा भी था, उसे मनाना भी चाहता था, और उसके लहजे में और बहुत कुछ था। ठीक है। दिल में फिर से वो मोहब्बत जो गायब हो गई थी, उसने आकर अपना घर बना लिया था। मैं कुछ दिन यहाँ और रहना चाहती हूँ भाई। जुहा का कहा गया ये जुमला आलियान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। क्या? कुछ दिन और? जुहा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है मामा बाबा कितने चुप चुप रहते हैं और अम्मी किस कदर उदास रहती है। आलियान ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा तो वो वाकई अपने घर के सन्नाटे से परेशान हो गई थी। भाई बस कुछ दिन और, उसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगी, जुहा ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। लेकिन बस कुछ दिन, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वो वही लैपटॉप की चमकती स्क्रीन पर लाशऊरी तौर पर नज़र जमाए बैठी रही।
अब जब सब सही होने जा रहा था, तमाम तरह फासले मिटने जा रहे थे, तो फिर ये सब क्यों? वो ये सोचते सोचते कब सो गई, उसे खबर ही नहीं हुई। जब वो सुबह तैयार होकर डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ी तो उसने महसूस किया कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने किसी एहसास के तहत पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, हुज़ैफ़ा ही था। उसने ब्लू जीन्स पर सियाह रंग की शर्ट पहन रखी थी। सुनहरी बाल इसी अंदाज में माथे पर गिरे हुए थे जिस तरह वो हमेशा ही सेट करता था। वो अपने मोबाइल में हमेशा की तरह कुछ टाइप करते हुए बेतवज्जही से आगे बढ़ रहा था। ज़ुहा ने अपना गला खंगार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा। हुज़ैफ़ा ने बेइख्तियार उसे देखा, मगर ज़ुहा फ़ौरन ही आगे बढ़ गई। उसने ज़ुहा को आवाज़ दी तो वो रुक गई। नाश्ते के बाद हम जा रहे हैं। उसने उसकी राय नहीं पूछी थी, ना ही इजाज़त मांगी थी, बस हुक्म देकर आगे बढ़ गया। ज़ुहा ने अपने शाने उचका दिए। वो इस वक्त फ्रंट सीट पर बैठी विंडो स्क्रीन के बाहर के मनाजिर महवे से देख रही थी। गाड़ी इस वक्त शेख जायद रोड पर रवा दवा थी। वो एक लंबी और ज़ाफ़ा सुनसान सड़क थी। हुज़ैफ़ा रैश ड्राइविंग करता, मगर दिल स्पीड में ड्राइव करता रहा वो हमेशा स्पीड में ड्राइव करता था, क्योंकि दुबई में गाड़ी इसी फुल स्पीड में चलाई जाती थी और अपनी मखसूस जगहों के अलावा गाड़ी कहीं रोकी नहीं जा सकती थी। दुबई जिस कदर खूबसूरत था, उससे कई ज़्यादा कानून का पाबंद भी था। कानून की पाबंदी ने दुबई को एक मखसूस मकाम बख्शा था। हम पहले मॉल जाएंगे और फिर, हुज़ैफ़ा ने गहरी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। वो जो एतराफ़ में मौजूद बुलंद बाला इमारत देखने में महू थी, चौंक कर हुज़ैफ़ा को देखने लगी। और फिर? ज़ुहा ने उसका सवाल दोहराया और उसको बगौर देखा, जो बहुत ही एतमाद सा बैठा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और फिर तुम खुद देख लेना, हुज़ैफ़ा ने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। कुछ ही देर बाद वो दोनों मॉल में थे। वहाँ दोनों ने शॉपिंग की और साथ साथ खाने पीने का सिलसिला भी जारी रहा। फिर पूरा दिन गुजारने के बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हुए। तो मिस ज़ुहा आबिद, आपको मेरे साथ वक्त गुजार कर कैसा लगा? ज़ुहा ने उसके चेहरे को बगौर देखा। वो वही शरारती मूड में था, जबकि ज़ुहा के चेहरे पर संजीदगी फैली हुई थी और कहीं कहीं थकन के आसार भी मौजूद थे। अच्छा लगा। उसने विंडो स्क्रीन से बाहर नज़र जमाए रखा। शाम को दुबई में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वो शहर दिन में तो हसीन था ही, मगर शाम में रंग बिरंगी रोशनियों में डूबा हुआ शहर। वहाँ बुलंद बाला इमारत तक फैली हुई सुनहरी रोशनी एसाब पर सहरी कैफियत तारी करते थे। ज़ुहा भी सहरज़दा सी बैठी हुई आते जाते मनाजिर देख रही थी। हम अभी एक बहुत खूबसूरत जगह पर जा रहे हैं, हुज़ैफ़ा ने ज़ुहा से कहा। मगर अभी तो काफ़ी देर हो गई है, फिर तायाजान भी परेशान हो रहे होंगे। ज़ुहा ने घबराए हुए अंदाज में उससे कहा। कुछ नहीं होगा, मैं डैड को बता चुका हूँ कि तुम मेरे साथ हो। उसने उसे इत्मीनान दिलाया। कुछ ही देर में वो लोग बुर्ज खलीफा में थे। उसने पार्किंग लेन में गाड़ी पार्क की। ज़ुहा ने आज से पहले इतनी खूबसूरत और ऊंची दराज बिल्डिंग नहीं देखी थी। ये सच था कि उसने इस बुर्ज खलीफा के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था, मगर हकीकत में वो कुछ अलग ही चीज़ थी। यहाँ मैं तुम्हें इस वक्त इसलिए लाया हूँ क्योंकि 124 फ्लोर से रात को दुबई देखने का मज़ा ही अलग है। हुज़ैफ़ा ने ज़ुहा का सहर तोड़ा था। मैं इतना ऊपर नहीं जा सकती, ज़ुहा ने उसको बुर्ज में दाखिल होते ही कह दिया। क्यों? उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मुझे हाइट फोबिया, ऊंचाई से डर है, ज़ुहा ने नज़रें झुकाते हुए उससे कहा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यार कम ऑन, हुज़ैफ़ा ने उसका हाथ पकड़े हुए उसे समझाया। हुज़ैफ़ा का यूँ हाथ में हाथ डालकर चलना ज़ुहा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की थी। बाज़ दफ़ा हम अपने आप को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है वो सहारे रोशनी ढलने के साथ मान नहीं पड़ेंगे। ज़ुहा ने भी हुज़ैफ़ा के सहारे खुद को छोड़ दिया था। उसको ये एहसास तो हो चुका था कि वो अब महफूज हाथों में है, मगर एहसास तो फिर एहसास है, और बहुत जल्द ये एहसास उसे ख्वाबों से हकीकत में लाने वाला था। बुर्ज खलीफा की आखिरी मंजिल से दुबई को रात की जगमगाती हुई रोशनियों में देखने का मज़ा वाकई दिलफरेब और दिलकश था। उसने इन लम्हात को तस्वीर में कैद कर लिया था और रात को वो इन्हीं तस्वीर को देख रही थी। हुज़ैफ़ा इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं उसे समझ रही थी। वो तस्वीर देखते देखते उसके बारे में ही सोच रही थी। ज़िंदगी में
बाज़ औक़ात इंसान को पहचानना किस कदर मुश्किल हो जाता है। इंसान भी वो जो दिन रात साथ रहते हैं, मगर फिर भी उनके चेहरे पर बड़े 100,000 पर्दे हम उठा नहीं सकते। ज़ुहा ने हुज़ैफ़ा के चेहरे से वो पर्दे नहीं उठाए थे, लेकिन बाकी पर्दे कुदरत उठाने वाली थी। अगली सुबह वो हुज़ैफ़ा के साथ तैयार होकर निकल गई थी। आज उसने सियाह चूड़ीदार पैजामे पर नीले रंग की पाँव तक आती कमीज़ पहन रखी थी। कमीज़ के दामन में मोतियों का हल्का फुल्का काम हुआ था। उसने नीले रंग का स्कार्फ भी लिया था। जब वो फ्रंट सीट पर बैठी तो हुज़ैफ़ा ने बगौर उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी। कुछ था उसकी नज़रों में जिसे ज़ुहा ने देखा था। उसकी अजीब नज़रों ने ज़ुहा को परेशान कर दिया था। आज सुबह से तायाजान नहीं दिखे। क्या वो जल्दी चले गए थे? ज़ुहा ने हुज़ैफ़ा से पूछा। मुझे मालूम नहीं, शायद ज़रूरी मीटिंग हो तो चले गए होंगे। वैसे भी डैड के बिज़नेस टूर कहाँ ख़त्म होते हैं, उसने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ज़ुहा को बाद में अपनी कम अक्ली पर अफसोस हुआ। वो भी किससे पूछ रही थी जिसने कभी घर के मामलात में दखल नहीं दिया था। वो अभी सोच ही रही थी, तब साथ बैठे हुज़ैफ़ा की फ़ोन की घंटी बजी। देखो, तुमने डैड को याद किया, उनका ही कॉल आ गया। हुज़ैफ़ा ने मोबाइल ऑन करते हुए कहा। हेलो हुज़ैफ़ा, मैं आज न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका हूँ। थोड़ी देर में फ़्लाइट है। मैं ज़ुहा से भी नहीं मिल सका। तुम उसको बता देना कि मैं जा रहा हूँ, और 2 हफ्ते तो लगेंगे। अगर इन दिनों ज़ुहा को पाकिस्तान जाना हो तो टिकट मैंने ज़ुहा के साइड टेबल के दराज में रख दी है। तुम उसे बता देना। ओके, मैं अब फ़ोन रखता हूँ। दूसरी जानिब से भी फ़ोन रख दिया गया। ज़ुहा कुछ मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रही थी। डैड आज सुबह न्यूयॉर्क के लिए निकल गए हैं। उन्हें वहाँ 2 हफ्ते लगेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए टिकट खरीद ली है। तुम्हें जब भी जाना हो जा सकती हो। उसने रूखे से अंदाज में अकबर इश्तियाक की कही हुई बात उसे सुना दी। वो शौक के आलम में उसका चेहरा देख रही थी। ताया ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे कॉल क्यों नहीं की? और यूँ अचानक जाने का कह दिया, क्यों? ये सारे सवाल उसके जहन में उठ रहे थे। वो खाली अलज़हमी के आलम में उसके साथ पूरा दिन घूमी। फिर शाम को वो दोनों कैफ़ेटेरिया गए। वहाँ ज़ुहा ने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और हुज़ैफ़ा ने सॉफ्ट ड्रिंक। इन दोनों का इंतखाब कितना मुख्तलिफ था, मगर फिर भी दोनों साथ थे। फारिग होकर वो दोनों घर की जानिब रवाना हुए। बदकिस्मती से वापसी पर हुज़ैफ़ा की गाड़ी ख़राब हो गई। उसने गुस्से के आलम में ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। ज़ुहा एकदम सीधी होकर बैठ गई। आई एम सॉरी ज़ुहा, यार गाड़ी ख़राब हो गई है। ऐसा करो, तुम गाड़ी में इंतज़ार करो, मैं अभी मैकेनिक को बुलाता हूँ। ये कहते हुए वो फ़ौरन गाड़ी से उतरा और लंबे डग भरता हुआ दूसरी जानिब निकल गया। ज़ुहा उसे जाता हुआ देखती रही। गाड़ी जिस जगह खड़ी थी वो तकरीबन सुनसान सड़क थी। ज़ुहा के इज़्तिराब में कुछ मज़ीद इजाफ़ा हुआ। काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर हुज़ैफ़ा को कुछ पता नहीं चला। उसको गाड़ी में घुटन होने लगी तो उसने मिरर नीचे किया। एक हवा का ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। कुछ देर बाद सड़क की दूसरी तरफ से उसे गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसकी कुछ उम्मीद बंधी, शायद इस गाड़ी में हुज़ैफ़ा हो, मगर वो गाड़ी उसके पास से गुजर गई। चेहरे पर जो उम्मीद के आसार नज़र आए थे वो अब गहरी मायूसी में बदल गए। क्या हुज़ैफ़ा मुझे फिर से तन्हा छोड़कर चला गया? वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसको अपनी कनपट्टी पे कोई चीज़ महसूस हुई। उसने जैसे ही गर्दन मोड़कर दाएं जानिब देखा तो उसके हाथ पाँव फूलने लगे। वो एक सियाह-फ़ाम हबशी था जिसने आँखों पर गहरा सियाह चश्मा पहन रखा था और काली टी-शर्ट और पैंट में मलबूस था। उसे उसी वक्त अपनी इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया था। आखिर उसने मिरर नीचे ही क्यों किया था? अगर वो थोड़ी देर गर्मी बर्दाश्त कर लेती, अब क्या करे? किससे मदद ले? नीचे उतरो, उसने अंग्रेज़ी में ज़ुहा से कहा। उसकी बात पर ज़ुहा को मज़ीद ठंडे पसीने आने लगे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूँ? उसके हाथ पाँव मुसलसल काँप रहे थे। इस बार हबशी ने चीख कर कहा तो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतर आई। बाहर एक और आदमी भी उसका मुंतज़िर था। वो दोनों अब उसे पकड़कर उसी गाड़ी की जानिब ले जा रहे थे जो उसने थोड़ी देर पहले गली में देखी थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो, हुज़ैफ़ा मुझे बचाओ, हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा। वो मुसलसल गाड़ी में बैठने तक चीखो पुकार करती रही कि शायद कोई अल्लाह का बंदा उसकी पुकार सुन ले, पर शायद कोई उसकी मदद को आ जाए। मगर वहाँ तो उसे किसी परिंदे का पर भी नहीं दिखाई दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही उसकी आंखों पे सियाह पट्टी बांध दी गई थी।
क्या मैं अगवा हो गई हूँ? उसका जहन ये मानने को तैयार न था। वो आंखें थी कि मुसलसल बरस रही थी। हुज़ैफ़ा, तुम कहाँ चले गए? वो मुसलसल यही सोच रही थी। लंबी मसाफत के बाद गाड़ी कहीं जाके रुकी। उसे गाड़ी से नीचे उतारा गया। अब वो दोनों आदमी उसके दोनों बाजुओं को सख्ती से पकड़कर उसे कहीं ले जा रहे थे। कहाँ, उसका अंदाज़ा इसके फरिश्तों को भी नहीं था। वेलकम ज़ुहा, वेलकम टू माइकल कासल। वेलकम ज़ुहा। वो मर्दाना आवाज़ से ज़्यादा उसके मुंह से अपना नाम सुनने पर हद दर्जा हैरान हुई थी। उसकी आंखों से सियाह पट्टी खोल दी गई थी, मगर फिर भी उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वो एक वसी व अरीज़ रूम था, जहाँ पर एक मेज़ रखा था, जिसके बीच में सफ़ेद फूलों से भरा गुलदान रखा था। उसके पास ही लैपटॉप भी रखा गया था। कमरे के चारों कोनों में सियाफाम बॉडीगार्ड खड़े थे। मेज से थोड़ा आगे एक कुर्सी पर ज़ुहा को बिठाया गया, यूँ कि वो लैपटॉप की स्क्रीन को बआसानी देख सके। तो क्या उसे यहाँ कोई फिल्म दिखाने के लिए बुलाया गया था या कुछ और? अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर अब ज़ुहा के साथ आगे क्या होगा। माइकल उसके साथ क्या करेगा? माइकल ने उसे अगवा क्यों करवाया? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।